हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सबका स्वागत है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप सभी ध्यान रखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों, लोक प्रशासन का जो पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी करें या नहीं करें, आंसर की को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स है उनके। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पेपर का स्तर कैसा था, सर कैसे, कितने बच्चों को पास करेंगे, हमारा होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जिज्ञासाएं होना स्वाभाविक है, मैं नहीं मानता। तो उन जिज्ञासाओं को अलग अलग जवाब दूं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो छोटा सा बना करके आप सबके जवाब उसके भीतर समाहित हो जाए। और चूँकि ये लाइव सेशन है, इसलिए अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो, आपकी किसी तरह की जिज्ञासाएं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मैं निश्चित तौर पर ही उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो दो तीन बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस एग्ज़ाम में आप लोक प्रशासन के असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्र में आप बैठे हो, ये लोक प्रशासन के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी, 45 पोस्ट, आप सबसे सौभाग्यशाली विद्यार्थी हो। ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था। हमारे समय में ये पोस्ट मुश्किल से 5, 3, मेरे समय में तो 5 से ज़्यादा कभी कोई पद ही नहीं है ये लोक प्रशासन में। और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी देखे तो लास्ट इसका संख्या आंकड़ा जो था 9-10 के आसपास रहा है। लेकिन 45 पदों पर भर्ती हुई है। प्रश्न पत्र आया है। प्रश्न पत्र कैसा है? 2 प्रश्न पत्र होते ही हैं। ये मैं आपको ये जो नीचे इसकी आंसर की को आपकी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पे जाके आप गूगल ड्राइव को ओपन करके क्वेश्चन पेपर को खोल के देख सकते हैं। विशेषकर वो स्टूडेंट तो ज़रूर देखेंगे जिन्होंने ये प्रश्न पत्र देखा, उसके आंसर की है। लेकिन वो विद्यार्थी जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रश्न पत्र एक माइलस्टोन का काम करता है, एक बेस का काम करता है कि हमें तैयारी को किस दशा और दिशा में रखना चाहिए। तो मैं संक्षिप्त में कुछ चीज़ों को रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये प्रश्न पत्र कैसा था। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये जो प्रश्न पत्र था वो किस तरह का प्रश्न पत्र था, तो ये आपका पहला प्रश्न पत्र जो था वो अगर आप देखेंगे कि पुराना पैटर्न और नया पैटर्न के बीच का अंतर क्या था, अगर हम इस बात को देखें तो आप जिन्होंने पेपर दिया है वो निश्चित ही इस बात से सहमत होंगे। क्योंकि जब मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी इसकी, आपने बहुत गुजारिश की, बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो बहुत पेन लेकर के बहुत प्रयास किया और हमने टेस्ट सीरीज के बाद में महसूस किया, मैं और लेखा जैन मैम जो इसमें लगे हुए थे, हमने महसूस किया कि इतना हार्डवर्क होता है 2000 क्वेश्चंस को बनाना, उनको सिलेक्ट करना, बाइलिंगुअल बनाना। लेकिन ये टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी जो कंप्लेंट बच्चों की आती थी ये आती थी कि आप आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहे हो। अब शायद जब पेपर हुआ उसके बाद मुझे स्टूडेंट्स ने कहा, ये बात कही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये बात कही है कि काश हम आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, इसकी वजह से हम लोग बच गए हैं। क्योंकि जो आपने स्टैंडर्ड जो ऊपर रखा, आरपीएससी के प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड लगभग वैसा का वैसा ही आया है। और मैं ये थोड़ा सा कहूँ कि अगर थोड़ा सा 20 मतलब उससे भी थोड़ा ऊपर आया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड में जो मुख्य बात देखने को मिली है वो मुख्य बात यह है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र था, जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें क्या खास बात थी, उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी, हम सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन इस फर्स्ट पेपर के भीतर जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि लोक प्रशासन के प्रश्न पत्रों में पहली बार ऐसा प्रश्न पत्र था जो बहुत सारी नई संकल्पनाओं पर था। ये नई संकल्पनाएं वो थी जो ज़्यादातर में कई ऐसी संकल्पनाएं भी थी जो ट्रेडिशनल बुक है उनके भीतर उनका मैटर भी नहीं था। थ्योरेटिकल पार्ट में स्पेशली ऐसे नए कंसेप्ट थे। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न पत्र में दूसरी बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो प्रश्न की प्रकृति है, वो प्रश्न की प्रकृति फर्स्ट पेपर में फैक्चुअल नहीं थी। मतलब ये फैक्चुअल नहीं होकर के ये कंसेप्चुअल संकल्पना बेस
संकल्पना आधारित जो है आपके प्रश्न ज़्यादा थे, और उनके भीतर जो ऑप्शन थे वो 1, 2, 3, 4, इसमें से कौन सा सही कथन है जनरली ये लिखा जाता था है, लेकिन इसमें छकाने वाला होता ना कि छकाए कैसे जाए। ज़्यादातर 70-80% जो क्वेश्चन है उसमें नहीं कौन सा सही नहीं है और नहीं है के साथ में फिर उसको तालमेल बैठाना। अपने आप में बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद में है और नहीं है, इसके भीतर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत आते आते भी हो जाता है, क्योंकि निम्न में से कौन सा सत्य है ये हमारी एक हैबिट में है। और मैंने टेस्ट सीरीज के भीतर ज़्यादातर क्वेश्चंस को इस नेगेटिव सेंस में रखा, और उसमें कई बार जब मैं पेपर सोल्व करवाता था तो वहाँ पे कि सर ये गलत है, फिर बाद में अच्छा हमने पढ़ने में गलती कर दी। इसीलिए किसी टेस्ट सीरीज का या अभ्यास का जो महत्व होता है वो यहीं पे होता है। तो नहीं है उसमें से 1, 2, 3, 4, और जो कथन थे जो कथन दिए थे उन कथन के भीतर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी, मतलब कभी कभी तो 2 के भीतर से एक को सेलेक्ट करने में हम जैसे जो मैं रात दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक विद्यार्थी होने के नाते लगातार इस विषय के भीतर कई साल हो गए देते हुए, कितने साल पढ़ाई की, उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे भी समय लग रहा था। तो निश्चित तौर पर ही विद्यार्थी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा तो 2 में से 1 को सही और गलत का जो था उसमें ज़रूर दिक्कत आई होगी। बहुत माइक्रो लेवल पर के जाकर के कम से कम 20% क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव थे, और मेरी टेस्ट सीरीज मेरे जो आंसर की बनाई उसके बाद भी कई विद्यार्थी इस बात में उलझे, नहीं ये ठीक होगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, अब थोड़ा स्टॉप दे देना चाहिए, आरपीएससी जल्दी ही आंसर की जारी कर देगी। लेकिन इस तरह के फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर की तुलना में फर्स्ट पेपर में देखने को मिला। फर्स्ट पेपर में एक तीसरी चीज थी, वो था कथन कारण वाले क्वेश्चन। जनरली कथन कारण वाले जो प्रश्न है उसमें से ये ट्रेंड रहा है कि ए ऑप्शन वो होगा जिसमें कारण कथन को स्पष्ट करेगा और दोनों सही होंगे, बी ऑप्शन होगा जिसमें कथन और कारण दोनों सही है लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, सी ऑप्शन वो होगा जिसमें कथन गलत और कारण सही होगा, और डी ऑप्शन होगा जब कारण गलत और कथन सही। ऐसे इसका एक ट्रेंड रहा है और हम बिना देखे ही फटाफट ये देख लेते थे। इस बार एक तो क्रम जो था, ये क्रम नहीं बल्कि सभी में ये क्रम उग चुक था, मतलब किसी के भीतर जो हम डी मानते हो 1 नंबर पे है, बी मानते हो 3 नंबर पे है। एक तो ये इस प्रश्न पत्र में था। दूसरी चीज ये थी कि जनरली एक ट्रेंड था आज तक के जितने भी पीएससीज के नेट और ये क्वेश्चन पेपर देखें, जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि कथन सही है और कारण सही है तो मैक्सिमम आंसर की प्रोबेबिलिटी, जो मैं बताता भी हूँ जब मैंने आपको गाइड किया था, मैक्सिमम आंसर की प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है कि कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है। पूरे प्रश्न पत्र में जब मैंने आंसर की बनाई, शायद एक क्वेश्चन को छोड़ करके सभी में ये था कि कारण कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा था, और ये इस प्रश्न पत्र का एक विशेष ट्रेंड देखने को मिला। तो फर्स्ट प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा नई संकल्पनाओं पर आधारित है, बहुत ज़्यादा छकाने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एवरेज मार्क्स जो स्टूडेंट्स के हैं, अगर इस प्रश्न पत्र में 35 से लेकर के 40 नंबर अगर आपके हैं तो आप ठीक स्कोर, अच्छा स्कोर है। और अगर इस प्रश्न पत्र में आप 50 नंबर ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हो। ये इस प्रथम प्रश्न पत्र का मेरा अपना एक छोटा सा विश्लेषण है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर से जस्ट अपोजिट है। सेकंड पेपर फैक्चुअल ज़्यादा है, लेकिन फैक्चुअल में बहुत ज़्यादा छकाने वाला है। जैसे पंचायती राज अधिनियम पर सिग्नेचर कब किए, तो हम 24 अप्रैल को लागू होना है, लेकिन सिग्नेचर कब किए तो 20 अप्रैल। तो ऐसे छकाने वाला बहुत ज़्यादा है। और ये भी चीज़ जो मैं आपको जनरली गाइड किया करता था कि 11th और 12th की बुक आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है वो जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 11वीं की और 12वीं की पुस्तक है उससे ज़्यादा
उसके कई क्वेश्चन सीधे सीधे उससे आए हैं। जैसे एनडीसी का एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का एक क्वेश्चन है, वो ऐसे कैसे उसमें दिया हुआ है। ऐसे जिला नियोजन समिति का एक क्वेश्चन है, वो ऐसे कैसे दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो जनरली मैटर में नहीं मिलते हैं, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लिया हुआ क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, और फैक्चुअल ज़्यादा है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रही है। इसमें भी इसका भी जो प्रकृति है, जो पेपर सेटर ने पेपर सेट किया है कि कैसे गलत हो सकता है, इस बात पर ज़्यादा मतलब उन्होंने फोकस किया है कि आप गलत कैसे कर सकते हो, छका कैसे सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है वो फर्स्ट पेपर की तुलना में थोड़ा आपको अच्छा महसूस करवाता है। लेकिन इस प्रश्न पत्र में भी अगर आपके 45 से लेकर के 50 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप ठीक ठीक स्कोर कर रहे हो। ये इसका एवरेज सा मुझे लगता है कि अगर आपका ये स्कोर है तो ठीक ठीक स्कोर है। तो ये तो हुई दोनों प्रश्न पत्रों की बात जो मैंने अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी आप नीचे जाकर के जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें आंसर की दी हुई है, उस आंसर की को देखिए। अब मुद्दे की बात पर आते हैं जो आप सबकी जिज्ञासा है, और वो ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी। सर आप तो ये बात करें, ठीक है ना। कट ऑफ की बात पे आने से पहले मैं कुछ आप ही से कुछ थोड़ा सा इसका अनुमान लगाता हूँ। देखिए कुल पद कितने हैं, देखो कट ऑफ अभी आपसे है, कुल पद कितने हैं 45। लोक प्रशासन के इतिहास के सबसे सुनहरे पल 45 पद, और सबसे भाग्यशाली लोग आप लोग, जिसमें आपका थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सीरियस मेहनत आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जॉब दिला सकती है अगर आपने की होगी तो। और थोड़ी सी और करनी बाकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू की तैयारी है। तो कितनी कट ऑफ 45 पद है। कितने विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? सामान्यतः 3 गुना विद्यार्थियों को, हालांकि इसमें भी थोड़ा नीचे आने लग गए, अब 2, सवा 2, 2.5 गुना का ट्रेंड आ गया, लेकिन हम मानते हैं कि जो एक एवरेज होता है 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। लेकिन रूल ये भी है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, नहीं है, जो जिसको हम जनरल कहते हैं, जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है, इस अनरिजर्व कैटेगरी के जो सबसे पहले ये बनेगी, और फिर उसके पश्चात अगर अनरिजर्व कैटेगरी और फिर अलग अलग कैटेगरीज के स्कोर लिया जाएगा। लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरीज का कट ऑफ नीचे है तो फिर सभी कैटेगरीज के विद्यार्थियों को उसके बराबर, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर कट ऑफ पर लाना पड़ता है। और ट्रेंड ये रहा है अभी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को बाहर निकालने के पश्चात अनरिजर्व कैटेगरी में विद्यार्थी जो है बहुत कम हो गए जनरल के। तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम चली जाती है, और रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी है उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है। तो ओबीसी की कट ऑफ बहुत ऊपर, जनरली ओबीसी में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है और उसे 21% में सीमित किया गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर ओबीसी को लाना पड़ेगा। यह भी देखा गया है कि एससी एसटी की कट ऑफ भी ऊपर चली जाती है, तो उसको भी बराबर लाना पड़ेगा। इस तरह से पुराने अनुभवों को देखते हुए जो लगभग यह है 45 विद्यार्थियों का लगभग 4 से 5 गुना टाइम्स विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। जहाँ तक पिछला इंटरव्यू और दूसरा ट्रेंड देखें तो 5 टाइम्स नेचुरल है, लगभग ये रहता है। और अगर मैं 5 गुना, 4 से 5 गुना की बात रखें तो ये लगभग कितना हो गया 25, 5 20 और 2 22, 225। हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये आंकड़ा 200 से लेकर के 250 के बीच में कोई आंकड़ा रहेगा जो विद्यार्थियों को इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू कॉल के लिए। अब कुल विद्यार्थी बैठे कितने हैं, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है लोक प्रशासन में? तो उपस्थित विद्यार्थियों की जो संख्या है, उपस्थित विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आरपीएससी ने जो न्यूज़पेपर में दी है, मैं उसी की बात करूंगा जो मैंने न्यूज़पेपर में, वो संख्या थी 626, लगभग 1600 के आसपास फॉर्म भरे थे। और मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पारियों में इसमें भी अंतर होगा।
निश्चित तौर पर इसमें अंतर होगा। तो मैं ये मान के चलूँ कि एवरेज रूप से जो स्टूडेंट्स उपस्थित रहे हैं वो लगभग 600। हम नीचे का आंकड़ा ले लेते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि 250 के आसपास विद्यार्थियों को इनवाइट किया जाएगा, लेकिन 200 विद्यार्थी इनवाइट करेंगे इंटरव्यू कॉल के लिए और 600 विद्यार्थी टोटल है। आप सोच सकते हो कितने भाग्यशाली लोग, हर 3 में से नहीं है, हर 3 में से एक विद्यार्थी इंटरव्यू देने वाला है जो इस परीक्षा में बैठेगा। है ना बड़ी रोचक बात। जहां अन्य भर्ती परीक्षाओं में, छोटी से छोटी पटवारी की परीक्षा के भीतर भी हजारों में एक का नंबर आता है, वहां 3 में से एक तो इंटरव्यू देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और लगभग अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो लगभग ये हो गया कि 11-12 स्टूडेंट में एक विद्यार्थी फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। लगभग 12 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। तो 3 में से एक जो है वो साक्षात्कार में उपस्थित होगा। इसका मतलब जो थोड़ा सा भी सीरियस है वो इंटरव्यू देगा। इसलिए लोक प्रशासन अन्य विषयों में और लोक प्रशासन में एक अंतर है। पहले लोक प्रशासन की सीट बहुत कम होती थी, इसलिए कट ऑफ बहुत ऊपर थी। दूसरी बात ये थी कि पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही पेपर तैयार करते थे विद्यार्थी। अब की बार तो मैंने तैयारी करवाई है, और कितने विद्यार्थियों को तैयारी करवाई और उनका स्तर क्या है मेरे से ज़्यादा आप लोगों को कोई नहीं जानता है। तो बहुत बेहतरीन तैयारी बहुत कम विद्यार्थियों की है। इसलिए मैं जो इस पेपर का दोनों का स्तर समझा कि फर्स्ट प्रश्न पत्र में 40 और सेकंड प्रश्न पत्र में अगर मैं 45 मतलब 40 और 50 का आंकड़ा ले लूँ 90, और उसमें अगर मैं ले लूँ 20, 22, 25 नंबर, तो एवरेज जो अच्छा विद्यार्थी है उसका स्कोर मैक्सिमम जो उसका स्कोर आ रहा है वो 105, 107, 110 ये स्कोर आ रहा है। और कई क्वेश्चन डिलीट होंगे, कई क्वेश्चन अभी भी जो आप ठीक मान के उसे मान के रखे हुए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का जो फीडबैक आया, लगभग मेरे पास 35-40 विद्यार्थियों का फीडबैक आया, उनका एवरेज स्कोर 105, 110, 112, 115। केवल 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 127 या उससे ऊपर बताया। एक ने 135 के आसपास मुझे बताया है, एक ने 132 बताया, एक ने 127 या 128 ये स्कोर मेरी आंसर की के बाद बताए हैं। और निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि विद्यार्थी जो बताता है उसमें से 5 नंबर में ऑटोमेटिकली कम कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मन मानता नहीं है। तो इस तरह से मुझे हाईएस्ट स्कोर अगर मैं देखता हूँ तो 135 के आसपास है, और एवरेज जो टिकता है वो लगभग 105, 110 के बीच में। और कट ऑफ जो मुझे लग रही है, इसकी जो कट ऑफ फाइनल जो मैं आकलन कर रहा हूँ वो कट ऑफ मेरा ऐसा अनुमान है कि 97 से लेकर के 103 अंकों के बीच में कोई कट ऑफ रहेगी। ये हो सकता है 96 हो, लेकिन एक जनरल ये मान के चले कि जिसके 95 प्लस मार्क्स है। अगर इसमें भी किसको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, 90 प्लस है तो वो मान के चले कि मेरा हो जाएगा लगभग। लेकिन अगर 100 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर ही आप कम से कम इंटरव्यू तो देंगे। ये इसका एक सिंपल सा आप लोगों को अपना एक बेस बना लेना। आप अपना आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें से आप अपना चेक कर लीजिए। आपके निश्चित तौर पर ही जब आप चेक करेंगे तो कुछ आंसर्स आपको लगेंगे कि मेरी की में भी 3-4 आंसर गलत हो सकते हैं, जिसमें 2 तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे से भी मिस्टेक हुई है जिसको मैंने करेक्ट नहीं किया। एक एनडीसी वाला है, एक जिला नियोजन समिति वाला है, जो बाद में मैंने देखा कि छोटी सी इसलिए मिस्टेक से है, उसमें 150% की जगह 125% दिया हुआ था। तो यह है, लेकिन जब फाइनल आरपीएससी की आएगी तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। और आपको भी लगता है, आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि आंसर कुछ अलग होना चाहिए, तो आप कभी भी मेरे पर्सनल जो मोबाइल नंबर है उन मोबाइल नंबर पे कभी भी आप अपने प्रूफ के साथ में जो ऑथेंटिक स्रोत है उसके साथ में अगर आप भेजेंगे इसका आंसर ये है, तो निश्चित तौर पर ही
मैं उसमें और विचार करूँगा। मैं कभी ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो की जारी की है वो 100% सत्य है, लेकिन ये मैं पक्का बता रहा हूँ कि ये की में जो आपका स्कोर आएगा, मुश्किल से फाइनल स्कोर में 2 से लेके 5 अंकों से ज़्यादा अंतर आपके नहीं आने वाला है। बस इतना ही अंतर आएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन ठीक हो जाए, 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, 2 क्वेश्चन डिलीट मार दे, आरपीसी में ऐसा होता है। लेकिन आप इसी आंसर की को बेस बनाते हुए अपने आप के दिल पे हाथ थोड़ा सा रख के, थोड़ा पत्थर रख करके जो आपका स्कोर बन रहा है उसके आधार पर अपना मूल्यांकन कीजिए। अगर आप 100+ हो तो आप साक्षात्कार की तैयारी करने लग जाइए। अब सवाल उठता है कि हम साक्षात्कार की जो तैयारी करें वो कैसे करें। ये सेकंड पड़ाव है कि यार हमें जो साक्षात्कार की तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए और अभी क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं सेपरेट से एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन लोक प्रशासन के विद्यार्थियों की मेरी अपनी जिम्मेदारी भी है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को भी मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है। वो विषय भी मैं काफ़ी हद तक पढ़ाता हूँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और विशेषकर लोक प्रशासन की बात करते हैं, इनके विद्यार्थियों की मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि वो विद्यार्थी जिनका कम से कम 100, 105, 110 है, क्योंकि साक्षात्कार जो है वो 24 अंकों के साक्षात्कार में देखा गया है कि 6 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक रहता है और निर्णायक रूप से जो इंटरव्यू का स्कोर है वो निर्णायक रूप से सिलेक्शन में भूमिका अदा करता है। इसलिए आप रिजल्ट का वेट ना करते हुए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थियों के लिए अलग से इस व्यवस्था को करेंगे। आप जेनिथ के ऑफिशियल जो नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नाम लिखवा दीजिए, या मैंने अभी मेरे मोबाइल नंबर बताए हैं जो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, आप उन पे सिर्फ मैसेज भेजिएगा कि आपका स्कोर क्या है, आपका स्कोर क्या है, और साथ साथ में आप ये बताइएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और आप साक्षात्कार की तैयारी करने के इच्छुक हैं। जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में किस तरह से अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ इस प्रश्न पत्र आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लेक्चर भी रखेंगे और कुछ मॉक इंटरव्यू जो होगा वो भी रखेंगे और आपको कैसे गाइड कर सकते हैं बेहतर से बेहतर वो कोशिश की जाएगी। तो आप अच्छे से कॉपी अपनी चेक करके, अपना प्रश्न पत्र चेक करके अपना एक आगे बढ़िए। कुछ विद्यार्थी अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात ज़रूर कह देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी उन्हें मिलती है जिन्होंने पिछले जन्म में 100,000 गायों का दान किया हुआ हो। तो इस मौके को गंवाना नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी ऐसे करनी है कि एक एक नंबर के लिए आप संघर्ष करें, उसकी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।